विकास मंत्री आदरणीय शर्मा जी बोलना चाहेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए। मैं महामहिम का विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपने अभिभाषण में एकदम बेसिक बात से शुरू करके समाज की संरचना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, उनसे शुरुआत करके G20 की बात किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात किया, ऊर्जा, हमारे अपने विभागों की बात करूं तो बड़े 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 विस्तार से उन्होंने ऊर्जा विभाग की बात किया, नगर विकास विभाग में जो कार्य चल रहे हैं उन बातों की बात किया, सारे पहलुओं को, सारे विभागों में जो लोक योजनाएं हैं उन सारी बातों को उन्होंने हमारे समक्ष अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन के रूप में रखा है। सचमुच वो उनका जो वक्तव्य है धन्यवाद के प्राप्त है के लिए वो है, उचित है और मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ। माननीय राज्यपाल जी ने विशेष रूप से माननीय अधिष्ठाता महोदया जो बातें कही हैं उनको मैं थोड़ा विस्तार से कहना चाहूंगा। कल मैं सुन रहा था माननीय लाल बिहारी यादव जी मजाक कर रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ऊपर कि कटोरा लेकर भीख मांगने गए थे मंत्री लोग विदेशों में। ये उचित शब्द नहीं है। आज मैं तो यही चाहूंगा कि उसको अगर कार्यवाही में से निकाला जा सके तो अच्छी बात है। देश के लिए और प्रदेश के लिए ये बात अच्छी नहीं है। दूसरा एक शब्द कहा गया, उससे भी मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी, अमृत काल के बारे में कमेंट किया गया था कि ये अमृत काल नहीं विष काल है। आप सबको मैं वहीं से शुरुआत करता हूं अपनी बात की कि आप सबका ध्यान में इस बात की तरफ आकर्षित करता हूं कि किसी भी मनुष्य के, किसी संस्था के, किसी देश प्रदेश के जीवन में जो 4 प्रमुख चरण आते हैं उसमें 25 साल के बाद रजत जयंती बोलते हैं, 50 साल होता है तो स्वर्ण जयंती बोलते हैं, 75 होता है हीरक जयंती बोलते हैं और 100 होता है। हीरक जयंती को ही हमारे संस्कार में, हमारे माइथोलॉजी में, हमारे संस्कृति में कई जगह हीरक जयंती को अमृत पर्व या अमृत जयंती के रूप में भी कहा जाता है। और आपको मालूम है कि शब्द का प्रचलन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए किया था कि इस वर्ष 1947 से अगर गिना जाए तो हमारे आजाद भारत की 75वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया है। आजादी का अमृत महोत्सव इसलिए कहा गया। और ये बजट या ये काम जो हो रहे हैं या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई है उस अमृत काल में हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि इस अमृत काल में देशवासी इस बात का संकल्प लें, हम सभी इस बात का संकल्प लें कि जो 75 साल में हम नहीं कर पाए हैं और जो जन अपेक्षाएं हैं, जो जनता की विकास की जो भूख है, लोग जो हमारे सपने हैं, जो हमारे देश का जो दशा है, उसे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आने वाले 20-22 वर्षों में, 25 वर्षों में हम कृत संकल्प होकर के खूब मेहनत करें। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि 2047 तक, अगले 25 साल में, जब हमारा आजाद भारत 100 साल का होगा, तब हम एकदम विकसित राज्य के रूप में हम उभर करके आवे। इसलिए ये अमृत काल और इसलिए अमृत महोत्सव की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसका मजाक उड़ाने के बजाय देश को, प्रधानमंत्री जो देश का नेता है, उन्होंने जो हमारा आह्वान किया है देश को विकसित बनाने का, उस दिशा में हम चले तो ज्यादा अच्छा होगा। उसी तरह से उसी दिशा में, उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को, माननीय अधिष्ठाता महोदया, माननीय देश को आने वाले कुछ सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही है। उस दिशा में, उसी कड़ी में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही है। जब तक हम इन सपनों के पीछे नहीं लगेंगे तब तक हम खाली गरीबी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, हम ये खाली अगर कहते रहेंगे तो उससे गरीबी दूर होने वाली नहीं है, बल्कि और गरीबी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, चाहे डीजल का
दाम हो, चाहे पेट्रोल का दाम हो, वो हमारे हाथ में नहीं है। महंगाई बढ़ने वाली है, हमारे संसाधन जो है कम होने वाले हैं, इसलिए और प्रयास, नए प्रयास क्या कर सकते हैं। अब मैं पहले जो माननीय मंत्रीगण संयोग से मैं नहीं जा पाया था, तो मैं इसलिए बात नहीं कह रहा हूं कि हम नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त थे इसलिए हम नहीं गए, हमें भी जाना था। लेकिन जो विदेशों में प्रयास हुआ है माननीय अधिष्ठाता महोदया, वो कटोरा लेकर के भीख मांगने के बजाय कहना हमारे प्रदेश की जो लाक्षणिकताएं हैं, हमारे प्रदेश की जो हाईलाइट्स हैं, हमारे प्रदेश की जो शक्तियां हैं, उनको उजागर करने का, उनको विश्व के पटल पे रखने का, उनको अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, इंग्लैंड में जाकर के, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उनको उजागर करने का। नहीं तो किसको पड़ी है भाई उत्तर प्रदेश में आकर के अपना फैक्ट्री लगाने की? किसको पड़ी है बुंदेलखंड में जो हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उसको कौन सी डिफेंस की यूनिट, कौन सी डिफेंस की इंडस्ट्री को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश में कोई बुंदेलखंड है, वहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वहां इतनी लंबी जमीनों की व्यवस्था की गई है, वहां इतनी लंबी नीतिगत व्यवस्थाएं की गई हैं। किसको मालूम है? अगर हम नहीं जाएंगे तो, नहीं बताएंगे तो। आज माननीय अधिष्ठाता महोदया, कंपटीशन का जमाना है। वहां एक तरफ चाइना है जो पूरे दुनिया का इन्वेस्टमेंट खींच करके ले जा रहा है, एक तरफ जर्मनी, जापान है जो पहले से औद्योगिकरण हुए देश है, इंग्लैंड है। हमें उन उद्योगों को, उन यूनिटों को अगर खींच करके अपने पास लाना है तो हमें एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। और उस दिशा में माननीय योगी जी की सरकार ने, माननीय मंत्रीगण के नेतृत्व में जो प्रयास किया विदेशों में जाकर के, और देश में भी 10 बड़े महानगरों में रोड शो हुए। कल मैं बहुत व्यथित था कि रोड शो को लेकर के, क्या ये रोड शो, क्या रोड पे कोई आपकी बात सुनने वाला? मतलब भी नहीं लोग समझते हैं। मतलब क्या हमारी वैचारिक वो है कि निर्धनता है कि हम इन बातों को सही परिप्रेक्ष्य में देख ही नहीं पा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश को, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले की जो शासन की हुई पार्टियां इस प्रदेश में हैं, मुझे लगता है कि उनके लोगों को गरीब रखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। लोगों को रोजगारी देने के बजाय, उनकी आमदनी बढ़ाने के बजाय उनको गरीब रख, नहीं तो हमारा समर्थन करते, उसमें 4 कमियां होती हमें आप बताते, हम दूर करने के लिए हम तैयार हैं। आप बिजली के बारे में कहते हो क्या भाई आपके कर्मचारी ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मैं उसमें सहमत हूं। अभी परसों हमने 319 लोगों को बर्खास्त किया है इसे दुर्व्यवहार के चलते। कमियों को दूर करने की हमारी तैयारी है, लेकिन ये कहना कि ये पूरा का पूरा जो काम हुआ है वो बेकार हुआ है, बिना मतलब का हुआ है, पैसे का फिजूल खर्ची हुई है, इससे मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई है, विशेष रूप से मैं उसके बारे में बात करूं तो लगभग 40 देशों के लोग आए थे। 40 देशों के लोग ऐसे सुनकर के तो शायद आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन वो 40 देश जब यहाँ आते हैं और जब उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है दुनिया के 5वीं जनसंख्या वाला एक भूभाग है, अगर ये देश होता तो 5वां सबसे बड़ा देश होता है, इसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की अपार क्षमताएं हैं। कृषि की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे आईटी की बात हो, चाहे खनिज की बात हो, हर क्षेत्र में जहां भी हाथ डालो वहां पैसा डालने की और पैसा यहां से कमाने की और उसमें रोजगारी का निर्माण करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की संभावनाएं है। तो इस बातों को लेकर के जो देश से, जो इन देशों के लोग आए थे, कई कंट्री के लगभग 10 देश के लोगों का गंभीर सेमिनार हुआ। सिंगापुर के सेमिनार में मैं स्वयं बैठा था, 3-3 घंटा सिंगापुर यहाँ क्या कर सकता है और उत्तर प्रदेश सिंगापुर का क्या लाभ ले सकता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, अन्य कई देशों का, जापान का हुआ था, कई देशों के कंट्री स्पेसिफिक सेमिनार हुए थे। इन सब का मिला जुला असर, मिला जुला फायदा ये होता है माननीय अधिष्ठाता महोदया कि वहां की कंपनियां आपके पूरे विश्व का, उनके पास जो विकल्प है पूरा दुनिया है, वो चाइना जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनमें अब आप उस मानचित्र पे, आपका भी उत्तर प्रदेश का भी उस मानचित्र पे स्थान बना है। इसलिए और ये हमारे नौजवानों को रोजगारी देने के लिए माननीय अधिष्ठाता महोदया, हमारे नौजवानों को अवसर देने के लिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, स्थानीय रोजगारी, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूं
और माननीय राज्यपाल जी ने जो अपने भाषण में उल्लेख किया उसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं। एक और अंतिम बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया के मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, उसी दिन मैंने इस बात को ट्वीट भी किया था कि उन्होंने इस बात की नोट लिया कि हमने जो वैश्विक हमारा समुदाय लखनऊ में, आगरा में, पूरे राज्य में G20 और GIS के चलते जो आया था, तो हमें लगा कि हमें अपने नगरों को वैश्विक स्तर का बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हम पिछले कई महीने से प्रयासरत हैं। साफ सफाई में थोड़ा ध्यान देने का हमने प्रयास किया है, हमारे सफाई कर्मचारियों ने हमारा सहयोग भी किया है, लेकिन इस अवसर पे हमने विशेष प्रयास किया। उसका परिणाम रहा कि आगरा, लखनऊ सहित हमारे कई नगर विश्व के कई कोनों से आए हुए लोगों को भी बहुत सुंदर लगे थे। उसका और आगे ले जाने के लिए हमें इस सुंदरता को, सुशोभन को, सफाई को टिकाने के लिए हमने एक G सिटी, ग्लोबल सिटी, मतलब कि वैश्विक नगर, हमारे जो नगर हैं किस तरह से वैश्विक स्तर के बने, इसके लिए हमने एक पूरी कार्य योजना बना करके G सिटी नाम का या वैश्विक नगर अभियान नाम का एक अभियान चलाया है। उसके भी माननीय राज्यपाल महोदया ने अंतिम पन्नों में उसका भी उल्लेख किया है, जिसके लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदया का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं विपक्ष की इस बात के से मुझे बिल्कुल ही बहुत ही पीड़ा हुई कि उन दिनों जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही थी, उन दिनों भी मीडिया वाले आके कई बार मंत्रियों को जैसे ही देखते थे ऐसे आके माइक लगाते थे और पूछते थे कि विरोध पक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं, विरोध के पक्ष के नेता तो वो कह रहे हैं। हमें जब इस तरह का बड़ा काम जब राज्य में चल रहा हो तो हमें एक सुर में, मुझे लगता है, मैं उतना विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब वैश्विक समुदाय अपनी धरती पे आया हुआ है तो हमें एक सुर में होना चाहिए, एक आवाज में बोलना चाहिए। हम आपका स्वागत करते हैं, आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। आप अगर ये कहते हैं, आपको अगर ये शंका है कि इन्वेस्टमेंट धरातल पे नहीं उतरेगा, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हमारे ही अपने विभागों में जो हमारा नेडा है, जो नवीन ऊर्जा का विभाग है, वो पहले नंबर पे रहा। वो हमारा ऊर्जा का दूसरा जो विभाग है, वो दोनों मिलाकर के देखा जाए सबसे ज्यादा उनके में आया। तो हमारे 3 विभाग, ऊर्जा, नवीन ऊर्जा और नगर विकास, देखा जाए तो 1/3 निवेश हमारे विभागों में आया। मेरी अपनी जिम्मेदारी है और मेरा प्रतिबद्धता है, मेरा कमिटमेंट है कि मैं उसे धरातल पे ला करके दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। उसमें कहीं कमी हो, आप सलाह सूचन करने के लिए आप अवश्य, आपका स्वागत है। लेकिन जो ये प्रयास हुआ है उत्तर प्रदेश को हमेशा हमेशा के लिए, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य में से विकसित राज्य बनाने का, उत्तर प्रदेश में जो हमेशा गुंडई की, बदमाशी की, छुरे चाकू तमंचे की जो बातें होती थी, उसके बजाय हुनर की, उद्योग की, कमाने की, कुछ लगाने की, पूंजी निवेश करने की, ये बातें होंगी। अब उत्तर प्रदेश का वो मौसम, वो फ्लेवर, जो वातावरण है, जो वो ऐसे इवेंट के चलते बदला है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इस बात के लिए शुभकामना देता हूं और मैं विपक्ष सहित सभी माननीय सदस्यों से भी कहता हूं कि आइए इस महायज्ञ, ये महाकुंभ जो कहा गया निवेश का, उसमें आप भी सहभागी बनिए। आपके जिले में, कई जिलों में भी गया, जिलों में भी निवेश का अच्छा वातावरण बना है। मैं जिन जिलों का प्रभारी हूं, उन जिलों का मैं देख रहा हूं कि काफी कई हजार करोड़ रुपए के निवेश जिलों की छोटी छोटी योजनाओं में भी हुए हैं। उनको आप भी मॉनिटर करिए, आप भी उसमें सहभागी बनिए और कहीं कोई कमी रहे तो हमारे स्तर तक ले आइए। सरकार की तरफ से मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक महायज्ञ, महाकुंभ जो शुरू हुआ है, उसमें आप सहभागी बने। मैं बहुत ही उत्तर प्रदेश की बहुत ही अच्छी तस्वीर इन कार्यक्रमों के चलते देख रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक चीज और मैं बता दूं, एक खाली आप जानकारी के लिए, कि G20 के चलते देश का कितना माथा ऊंचा हुआ है। भारत सरकार के जो सचिव थे, उन्होंने जो नोडल मिनिस्ट्री थी, जो G20 के कार्यक्रम थी, उन्होंने हम लोगों को बधाई दिया कि उत्तर प्रदेश के चलते पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। जो लोग आए हैं बहुत खुश होकर के, बहुत प्रभावित होकर के गए और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के ग्लोबल वैश्विक नेतृत्व का एक नमूना है, माननीय अधिष्ठाता महोदया। अभी कल की मैं बात बताऊं तो आपको मालूम है कि जो वेस्ट के लोग, अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, वो पूरी दुनिया पे उनका जो कब्जा है, वो एक तो उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, वो तो है ही, लेकिन जो वैश्विक संस्थाएं हैं उन पर भी उनका कब्जा है।
चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूएनओ हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, उन्हीं के प्रतिनिधि, उन्हीं का नुमाइंदा जो है उनका अध्यक्ष होता है, उन्हीं का आदमी उसका कर्ता धर्ता होता है। कल की एक इतनी अच्छी खबर आई है कल शाम को कि हमारे देश का एक नौजवान अजय बांगा जो है वो अमेरिका ने उनको विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाने के लिए उनको अपनी तरफ से नॉमिनेट किया और जिसको अमेरिका नॉमिनेट करता है वही फाइनली जाकर के अध्यक्ष बनता है। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के वैश्विक नेतृत्व का, उनकी जो आभा मंडल है वैश्विक, उसका भी एक नमूना है कि उनके सूचित, उनके द्वारा सूचित एक व्यक्ति को, हमारे अपने भाई को अमेरिका ने विश्व बैंक का अध्यक्ष बना। बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भारत तो छोड़िए, एशिया में शायद कभी आई हो अगर ये प्रेसिडेंटशिप, तो मुझे याद नहीं। हमेशा कोई न कोई अमेरिकन, कोई न कोई अंग्रेज उसका अध्यक्ष बनता है। हजारों लाखों करोड़ रुपए का लोन वो लोग देशों को देते, जितनी हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है उससे ज्यादा तो उनका एक लोन होता है। तो इस बात के लिए तो ऐसे कार्यक्रमों के चलते अपने देश का माथा ऊंचा होता है, सर ऊंचा होता है। हम सब इस अमृत काल में जो हम इसके साक्षी हो रहे हैं, इसमें अपने देश को आगे ले जाने का, प्रदेश को आगे ले जाने का हमें जो अवसर मिला है, हम उसे अच्छे से निभाएं। इस शुभकामना के साथ आपका धन्यवाद।